आज बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आईआर, यूवी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। देखिए, स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइंस और पीक्स। स्कोपी का मतलब होता है टू सी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्रुप ऑफ लाइन या किसी पीक को ग्राफ की सहायता से देखना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप ऑफ लाइंस को हम ग्राफ की सहायता से कैसे देख सकते हैं। इन सब का हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। अब हम अगर बात की जाए कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के हो सकते हैं या रेज की बात की जाए। देखिए, स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी कि उसमें कुछ वैद्युत गुण होते हैं, कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो हम रेज की बात करें तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज, इन सब का अध्ययन हम करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अब अभी सबसे पहले हम आईआर रेज पढ़ेंगे, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव क्या करता है? सबका अलग अलग काम है। जैसे कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो क्या कराती हैं? आयोनाइजेशन। गामा रेज क्या करती हैं? पेनिट्रेशन। एक्स रेज स्टडी ऑफ बॉडी का अध्ययन किया जाता है एक्सरे के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी रेज के द्वारा। विजिबल रेज क्या करती हैं? कलर आपको दिखाई देता है विव गयोर। आईआर रेज ये वाइब्रेशन करती हैं। माइक्रोवेव रोटेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज के द्वारा न्यूक्लियर ट्रांजिशन, कि न्यूक्लियस में ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज के द्वारा क्लियर होता है। तो हमने 8 टाइप की रेज के बारे में जाना और ये समझ में आया कि इनका अलग अलग काम होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में ये क्या चीज़ें हो रही हैं, ये रेज हम डालेंगे उन पर तो वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अगर एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेज जो कॉस्मिक रेज होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसकी होती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज की एनर्जी सबसे कम होती है। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। और जैसा कि आपको पता है कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो लेस लैम्डा, तो जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होंगी? सबसे कम होगी। लैम्डा यहाँ कम है, यहाँ लैम्डा ज़्यादा है। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैम्डा क्या हो रहा है? इनक्रीज हो रहा है। मतलब इसका लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा, इसका लैम्डा की वैल्यू कम होगी। इतना आपको याद करना ही है कि एनर्जी कब ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, किसका लैम्डा ज़्यादा है, किसका लैम्डा कम है। ये तो बात हो गई एक जानकारी की, हमको पता होना चाहिए। अब कुछ आगे हम लोग और देखते हैं। और आपको देखिए, E बराबर एच न्यू होता है, या आपको पता है, या इसको लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा। ये क्लियर। अब ई प्रोपोर्शनल 1 अपान लैम्डा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ई प्रोपोर्शनल न्यू बार। और न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो वेव नंबर की क्या होती है? समानुपाती होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ये जो बिग गयोर बताया था वो क्या था, ग्रुप ऑफ 7 कलर था, ब्लू, ग्रीन, येलो ना, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ये चीज़ें थी। अब देखिए, अगर इमिशन होगा, कोई भी रेज निकलेगी और किसी पदार्थ से टकराएगी या इंटरेक्शन करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। क्योंकि यहाँ पे जब इसे टकराएगी तो सब्सटेंस में क्या होंगे, मॉलिक्यूलर चेंजेज होंगे। जो भी पदार्थ हम लेंगे उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूलर चेंजेज होंगे। मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कुछ बदलाव दिखाई देगा। इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रखा गया है, रेज यहाँ पे आई और एक कंडीशन हो सकती है कि यहाँ से टकराने के बाद आपको 100% रेज निकली लेकिन हुआ क्या, 120% आपको रेज मिली। दूसरी कंडीशन 100% निकली और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ एब्जॉर्ब किया गया और कितना निकला, 80%, और यहाँ 100% डाली गई और 100% ही बाहर आ गई, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसका मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ दोनों में इंटरेक्शन हुआ और यहाँ इंटरेक्शन हुआ तो पदार्थ क्या किया, और ज़्यादा एनर्जी अपनी दे दिया, प्लस 100% ही है तो ये कितनी हो गई, 120%। इसको क्या कहेंगे, 100% तो रेज की हो गई जो इमिट हो रही थी, और 20% क्या निकाला, पदार्थ निकाला, जो सब्सटेंस आपने रखा था, तो इसको हम कहते हैं इमिशन। और यहाँ पे क्या हुआ, 20% इस पदार्थ के द्वारा, सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया और हमें एनर्जी कितनी मिल रही, 80%। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों, अगर इमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर चेंजेज। तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में, इस पदार्थ में जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ, तो उससे क्या हो गया, गिव्स स्पेक्ट्रम ऑन स्क्रीन। इससे आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा ग्राफ पे। और अगर स्पेक्ट्रम या पीक ऑफ लाइन्स ग्राफ में आप देखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चीज़ें, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये था आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया। ये चीज़ें हैं कि अब इमिशन कब होगा, एब्जॉर्प्शन कब होगा, ये आपको बाद में समझ में आएगा। आपको क्या अध्ययन करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा सा देखिए, इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपाउंड आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कंपोज्ड ऑफ पीक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिन कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। जो ग्राफ होता है वो किसका बना होता है, पीक्स का। कुछ जो लाइंस ऑफ पीक्स हैं वही क्या दिखाई देंगे, ग्राफ पे आपको दिखाई देते हैं। हम देखेंगे पीक्स क्या होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करेंगे किसका, ग्रुप ऑफ पीक्स का विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इतना समझ में आया। तो हम पीक्स होते क्या हैं देखते हैं। ग्रुप ऑफ लाइन विच ओवरलैप्स इन सच ए वे दैट अपर पार्ट इज पॉइंटेड एंड लोअर पार्ट इज थिक। ग्रुप ऑफ पीक्स इज नोन एज बैंड। जो ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं वो ऐसे ओवरलैप्स करें कि जो अपर पार्ट दिखाई दे वह कैसा दिखाई दे, नुकीला हो, और जो नीचे वाला पार्ट हो वह क्या हो, मोटा हो। उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लाइंस। और जो ग्रुप्स ऑफ पीक्स होते हैं उसे हम कहते हैं बैंड। ये हो गया एक छोटा सा स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, ये ग्रुप ऑफ लाइंस, ये 1 2 3 4 5 इतनी जो लाइन ये दिख रही हैं, इनको, ये जो एक दिख रहा है इसको हम कहते हैं पीक। ग्रुप ऑफ लाइंस, ये हो गया पीक, ये हो गया पीक, ये हो गया पीक, ये हो गया पीक। और इन सब पीक, ग्रुप ऑफ पीक जितने भी ये 1 2 3 4, इन सबको मिला के क्या कहेंगे, बैंड कहते हैं। और जो छोटे छोटे दिखाई देते हैं उसे शोल्डर्स कहते हैं। स्मॉलर पीक डज नॉट हेल्प इन स्टडी ऑफ कंपाउंड। ये जो छोटे वाले हैं पीक्स, ये मॉलिक्यूल में के अध्ययन में या कंपाउंड के अध्ययन में सहायता नहीं करते हैं।
In the spectroscopy, many peaks are obtained. Some are larger, more intense, help in study of compound, but some are smaller or shoulder. जो बड़े से पीक्स दिखाई देते हैं वह मॉलिक्यूल के हेल्प में सहायता करते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ छोटी दिखाई देते हैं वह हेल्प करने में कंपाउंड का कोई मतलब नहीं होता, उनको हम शोल्डर्स कहते हैं। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एंड सब्सटेंस टेक्स प्लेस, रिजल्ट स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और सब्सटेंस का, उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपको स्क्रीन पे स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज which extend from cosmic rays to रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का एक क्या होता है, फैली हुई है कहाँ से, कॉस्मिक रेज से लेकर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज, जो हमने आपको पीछे बताया था। दे हैव इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे आर ऑब्टेन्ड नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ये आप इसको नेचुरली प्राकृतिक रूप से और आर्टिफिशियली प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम आपको बाद में कराएंगे, इतना आप लोग पढ़िए। थैंक यू, आई लव यू।